Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nurses Classes. तो आज मैं आप लोगों को लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट OBG से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आप सभी के सामने आई हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास नॉर्सेट बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत ही कम टाइम बचा है हम लोगों के पास नॉर्सेट के लिए। तो इसीलिए ओबीजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एंटीनेटल से रिलेटेड है, उन टॉपिक्स पे मैं आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एन एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया गया है कि एक नर्स है जो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है related to amniocentesis. तो amniocentesis is aspiration of amniotic fluid. Aspiration of amniotic fluid is एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट करके हम लोगों को बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना पड़ता है, ताकि हम लोगों को पता चले कि जो हमारा फीटस है, जो हमारा न्यू मतलब बेबी है टू बी बॉर्न, तो उसको कोई क्रोमोसोमल या फिर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से हमें पता लगता है, इस प्रोसीजर से हमें कुछ कुछ डिजीज के बारे में एंटीनेटल में पता चल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ हमारा एक नर्स है वो एमनियोसेंटेसिस करने जा रही है एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को। तो नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं और इन ऑप्शंस में से हमें पता करना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है नर्स हमें हमारी प्रेग्नेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करेगी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द प्रोसीजर। उसने पहले बोला कि क्या नर्स बोलेगी कि एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट चाहिए आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है, हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। क्या हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 24 घंटे तक एमनियोसेंटेसिस के बाद। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी साइंड बिफोर द प्रोसीजर। हमारा हर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर जब किया जाता है हॉस्पिटल में, तो जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उससे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन कराया जाता है, उसको सारा डिटेल्स देने के बाद उस सारे प्रोसीजर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है, अ फीवर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा टू द एब्डोमेन। कि फीवर एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि पेशेंट का जो हमने पेट से जो एस्पिरेट किया है फ्लूइड, उसके वजह से। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर हम देखें तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज नॉट नेसेसरी। क्यों नेसेसरी नहीं है? सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारा ये है एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर है, ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सीरियस वाला प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत हो। नहीं, हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है वो आउट पेशेंट प्रोसीजर है, यानी कि ओपीडी बेसिस पे हो सकता है। ओपीडी बेसिस पे पेशेंट करा के जा सकता है अपने घर। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। अब हमारा ऑप्शन आता है कि एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि हमने पेशेंट को काउंसिल किया है, हमने सब कुछ बताया है कि एमनियोसेंटेसिस कैसे होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, किस पोजीशन में आपको लेटाया जाएगा, किस किस चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, सब कुछ A to Z हमने पेशेंट को बता दिया। उसके बाद हमारा
हमारा पेशेंट रेडी होता है तो वी विल गो फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम जो है एक इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी होता है साइन कराना बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। A fever is expected after the procedure because of the trauma to the abdomen। इतना बड़ा कोई ट्रॉमा नहीं होता है, एक निडल ली जाती है, उससे सिर्फ फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है, तो दिस विल ऑल्सो गो एज अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pregnant client in the first trimester calls for the nurse at the health care clinic। एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, जिसने अपने घर से कॉल किया है किसको, नर्स को, और जो कि है फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का और पेशेंट ने कॉल किया है हेल्थ केयर क्लिनिक में और रिपोर्ट वो ऐसा बता रही है दैट शी हैज नोटिस्ड अ थिन कलरलेस वजाइनल डिस्चार्ज। उसने वजाइनल डिस्चार्ज नोटिस किया है, कैसा, थिन कलरलेस वजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो द नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट टू द क्लाइंट। अब जो नर्स है वो पेशेंट को क्या बोलेगी, क्या स्टेटमेंट पास करेगी, तो वी विल गो फॉर दिस कि कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली, एक अभी के अभी आपको क्लिनिक आना पड़ेगा, नहीं। द वजाइनल डिस्चार्ज में बी बॉदरसम, हाँ वजाइनल डिस्चार्ज परेशान कर सकता है, बट इट इज नॉर्मल अकरेंस। क्या ये सही हो सकता है, लेट्स सी अनदर ऑप्शन फर्स्ट। रिपोर्ट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट द मैटरनिटी सेंटर इमीडिएटली, कि आपके आसपास जो भी मैटरनिटी हॉस्पिटल है या मैटरनिटी क्लिनिक है उसमें तुरंत इमरजेंसी में आपको जाना है, ऐसा कुछ बोला। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिपोर्ट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट द मैटरनिटी सेंटर। ओके, दिस इज डन, ठीक है। ओके, 2 ऑप्शंस आर रिपीटेड। तो हमने देखा कि दिस विल नॉट बी काउंट एज अ राइट आंसर, क्यों, क्योंकि इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है दैट कैन बी नॉर्मल। लाइक पेशेंट को सबसे पहले हमें बोलना है, नर्स बोलेगी कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मल अकरेंस है, कि इससे आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिल सकता है। हाँ, हम और कुछ ज़्यादा काउंसलिंग कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो पैनिक हो रहा है इस चीज़ को सोच के कि ऐसा डिस्चार्ज क्यों, क्योंकि पेशेंट घबरा जाते हैं, ठीक है। तो हम उनको काउंसिल कर सकते हैं कि आपको कोई इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है कि जिससे कि इन्फेक्शन हो। लाइक आपको कुछ ऐसे चेकअप नहीं कराना है कि जिससे इन्फेक्शन का कॉज हो सके। आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल कप एंड ये सब कुछ यूज़ नहीं करना है। आपको क्या कर सकते हैं आप, पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप गो फॉर पैंटी लाइनर्स, ठीक है। तो हम पेशेंट को ऐसा गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को ऐसे नहीं करेंगे कि कम टू द हॉस्पिटल एकदम इमीडिएटली, ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट हु इज प्रेग्नेंट and the result of the test indicate non-reactive finding, ठीक है। एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया गया है क्लाइंट के ऊपर और हमें जो उसकी रिपोर्ट मिली है वो मिली है नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग, कि हमें कोई भी रिएक्टिव चीजें नहीं मिली है, नॉन रिएक्टिव चीजें मिली है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स अ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसने प्रेस्क्राइब किया है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट नाउ एंड द रिजल्ट आर डॉक्यूमेंटेड एज नेगेटिव। हाउ शुड द नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग। अब हमें बताया है, इस क्वेश्चन में हमारे से ये पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिस पे हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट यूज किया है और जो रिपोर्ट है वो नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग है, और फिर जब हमने हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने
कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट करा है तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें बता रहा है कि रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। तो अब इस चीज को नर्स किस तरीके से डॉक्यूमेंट करेगी? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं NST क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है आफ्टर 32 वीक्स, आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। ठीक है, प्रेगनेंसी में आपके 32 वीक्स होने के बाद हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कि हमारा जो डिवाइस है वो कौन सी यूज होती है इसमें। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हमारी जो डिवाइस होती है वो यूज की जाती है कार्डियोटोकोग्राफ। कार्डियोटोकोग्राफ, ठीक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट 25 वीक ऑफ जेस्टेशनल के बाद किया जाता है। जो डिवाइस यूज होती है वो होती है कार्डियोटोकोग्राफ, और इसमें हम जो है फीटस की वेलबींग असेस करते हैं, फीटस की वेलबींग असेस करते हैं। और इस टेस्ट में क्या होता है कि 2 एक्सीलरेशन दिए जाते हैं, ठीक है, 2 एक्सीलरेशन दिए जाते हैं। और एक्सीलरेशन देने के बाद अगर हम 2 एक्सीलरेशन देने के बाद अगर हमारा पेशेंट का, हमारे फीटस का हार्ट रेट, हम जब हार्ट रेट चेक करते हैं तो वो इंक्रीज होना चाहिए 15 बीट्स पर मिनट तक, ठीक है। अगर हमको ये दोनों फाइंडिंग देखने के बाद, अगर 2 एक्सीलरेशन देने के बाद हार्ट रेट हमारे फीटस का इंक्रीज हो रहा है 15 बीट पर मिनट, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नॉन रिएक्टिव नॉर्मल, ठीक है, निगेटिव। नॉन रिएक्टिव, नॉर्मल और निगेटिव आएगा अगर हमको ये दोनों कंडीशन देखने को मिल जाती है। 2 एक्सेलरेशन देने के बाद हार्ट रेट अगर इंक्रीज करता है 15 बीट मिनट पर मिनट के हिसाब से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, वो आएगी नॉन रिएक्टिव, नॉर्मल और निगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं आती है, अगर हमको ये दोनों पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमारी जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी रिएक्टिव, एबनॉर्मल एंड पॉजिटिव। दैट इज एबनॉर्मल, मतलब हमको अगर रिएक्टिव, एबनॉर्मल और पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिलती है तो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग हैपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं ऑप्शंस में अ नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, क्या ये नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट है? एन एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, अ हाई रिस्क फॉर द फीटल डेमिस, द नीड फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। क्या इन सब चीजों में से क्या, अभी हमने सब देख लिया। एनएसटी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया गया कि पेशेंट की रिपोर्ट क्या है, नॉन रिएक्टिव है, और कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट भी जो है वो है नेगेटिव। तो ऑब्वियसली दीज आर द नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल टेस्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रूबेला टाइटर। अ रूबेला टाइटर रिजल्ट of a 1-day postmortem client is less than 1:8 and a rubella virus vaccine is prescribed to be administered before the discharge। एक हमारी एक दिन बाद, मतलब डिलीवरी के एक दिन बाद हमारा जो पेशेंट है, हमारी फीमेल जो है, उनका जो रूबेला टाइटर आया वो आया 1:8। अब वैक्सीन प्रेस्क्राइब करी गई है पेशेंट के लिए, डिस्चार्ज होने से पहले हमको पेशेंट को वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। तो द नर्स प्रोवाइड विच इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट अबाउट द वैक्सीन, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइड, ठीक है। तो हमको वो सब चीजें ऑप्शन से अप्लाई करनी है कि कौन सी चीजें जो है पेशेंट के फेवर में जा सकती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग नीड टू बी स्टॉप्ड फॉर 3 months।
क्या हमें ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करने की जरूरत है 3 महीने तक? नहीं, ब्रेस्ट फीड स्टॉप करने का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। प्रेगनेंसी नीड टू बी अवॉइडेड फॉर 1 to 3 months। ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा कि प्रेगनेंसी हमें अवॉइड करनी है 3 महीने तक एटलीस्ट वैक्सीन देने के बाद। द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट से जाएगी हमारी वैक्सीन। एक्सपोजर टू इम्यूनो सप्रेसेंट इंडिविजुअल नीड टू बी अवॉइडेड। एग्जैक्टली, किसी अगर हमने रुबेला की वैक्सीन ली है और हमारे आसपास कोई इम्यूनो सप्रेस्ड इंसान है, किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है या कोई वैसे ट्रीटमेंट पे चल रहा है, तो हमें उससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि जो हमारा रुबेला टाइटर है वो वैक्सीन जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है थ्रू यूरिन भी हो सकती है, तो टॉयलेट शेयर करने से भी पेशेंट की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ सकता है। कौन से पेशेंट की इम्यूनिटी? जिसकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है उस पे। A hypersensitivity reaction can be occur if the client has an allergy to the eggs। हाँ, अगर पेशेंट को एग से एलर्जी है तो उसको रुबेला को लगाने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। सही है ये, ठीक है। द एरिया ऑफ द इंजेक्शन नीड टू बी कवर्ड विद अ स्टेराइल गोज फॉर 1 वीक। नहीं, कोई जरूरत नहीं होती है कि जहां पे हमने एडमिनिस्टर करी है वैक्सीन की उसको 1 हफ्ते तक हम कवर करके रखें, कोई जरूरत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में एक तो प्रेगनेंसी हमको अवॉइड करनी है 3 महीने तक, वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जाएगी सबक्यूटेनियस रूट से, एक्सपोजर टू इम्यूनोसप्रेसेंट इंडिविजुअल नीड टू बी अवॉइडेड, hypersensitivity reaction can be occurred if the client has the allergy to the egg। हमें वैक्सीन लगाने से पहले पेशेंट से ये कंफर्म कर लेना है कि उसको एग से एलर्जी है या नहीं है। अगर गलती से बिना हिस्ट्री लिए हुए हमने रुबेला का वैक्सीन पेशेंट को दे दिया है तो हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज द नर्स इन अ हेल्थ केयर क्लिनिक is instructing a pregnant client how to perform kick count। एक हेल्थ केयर सेटिंग है जिसमें जो नर्स है वो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को समझा रही है कि उसको कैसे किक काउंट करना है। उसके पेट में बेबी है तो उसको काउंट करने के लिए बोला है किक काउंट। तो नर्स जो है उसको गाइड कर रही है किस तरीके से, किस टेक्निक से आपको किक काउंट करनी है। Which statement by the client indicate a need to further instruction। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट को अभी और समझाने की जरूरत है, उसको सही तरीके से बात समझ में नहीं आई और फर्दर काउंसलिंग की जरूरत है। तो देखते हैं। I will record the number of movement of kicks। ये बात ठीक है कि उसको रिकॉर्ड करनी है नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ किक्स, ठीक है। आई नीड टू बी लाई फ्लैट ऑन बैक टू परफॉर्म द प्रोसीजर। नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि उसको फ्लैट लेटना पड़े, मतलब उसको सीधे लेट के किक काउंट करना, ऐसा नहीं है। उसको अगर वो फ्लैट लेटेगी तो उसको हमारा एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, दैट इज सुपाइन हाइपोटेंशन। ठीक है, सुपाइन हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो इसलिए हमें पेशेंट को ये काउंसलिंग करना है कि आपको फ्लैट नहीं लेटना है, आपको साइड लेइंग पोजीशन लेनी है, उसके बाद आप ये कर सकते हो। ठीक है। If I count fewer than 10 kicks in a 2-hour period, I should count the kick again over the next hour। नहीं, over the 2 next hour। अगर पेशेंट 10 किक 2 घंटे में या उससे कम गिनता है तो हमें तुरंत क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। अगर 10 या 10 से कम 2 घंटे के अंदर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये काउंट कर रहे हैं कि 10 से 10 कम आई है किक 2 घंटे के अंदर, तो हमको तुरंत ही HCP को इन्फॉर्म करना है। I should place my hand on the largest part of abdomen and
concentrate on the fetal movement to count the kick। कि उसने बोला कि मैं अब क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने एब्डोमेन के लार्जेस्ट पार्ट पे अपना हाथ रख सकती हूँ और कॉन्सेंट्रेट करके फीटल मूवमेंट को काउंट कर सकती हूँ किक को। ठीक है, इससे यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है कि वो उसको लेटना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है कि अगर आपका पेशेंट बोल रहा है कि if I count fewer than 10 kicks in a 2-hour period, I should count the kick again over the next hour। हाँ, कर तो सकती है 2 घंटे के बाद भी, लेकिन अगर 10 से कम होती है तो हमें तुरंत के तुरंत क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आई विल रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ किक्स, ये तो उसको करना ही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो होगा बी। क्यों? क्योंकि हमारा पेशेंट जो है उसको ऐसे फ्लैट लेटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे उसको और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज एट 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। 28 वीक की प्रेगनेंसी है एक लेडी को और नर्स जो है उसको असिस्ट कर रही है। द नर्स मेजर्स द फंडल हाइट इन द सेंटीमीटर्स एंड नोट्स दैट द फंडल हाइट इज 30 सेंटीमीटर। मतलब 28 वीक की प्रेगनेंसी में उसने देखा कि 30 सेंटीमीटर जो है फंडल हाइट है। ठीक है, हाउ शुड द नर्स इंटरप्रीट दिस फाइंडिंग, इस फाइंडिंग को नर्स किस तरीके से इंटरप्रीट करेगी। तो द क्लाइंट इज मेजरिंग लार्जर फॉर जेस्टेशनल एज। सबसे पहले हम फंडल हाइट देख लेते हैं। फंडल हाइट का क्या एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं जेस्टेशनल एज प्लस या -2, ये एक फॉर्मूला होता है फंडल हाइट निकालने का। ठीक है, और हम अब देखें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ पर है, 12th वीक पे हमारा फंडल हाइट जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होती है। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होती है हमारी 12th वीक पे। फिर यहाँ पे हमने मान लिया अम्बलाइकस है और यहाँ पे हमारा है जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हमें देखने को मिलेगी 12 वीक पे, अम्बलाइकस पे हमें देखने को मिलेगी कब, उससे पहले ये एक और यहाँ पे 16th वीक पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगी 20th वीक पे और अम्बलाइकस पे हमें मिलेगी 24 वीक पे। अब अम्बलाइकस से 1/3 अगर हम देखें तो हमें कब देखने को मिलेगी, 28 वीक। फिर 2/3 अगर देखते हैं तो कितने देखने को मिलेगी, 32 वीक। और लास्ट जिफॉइड प्रोसेस पे हमें देखने को मिलेगी 36 वीक पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी 12th वीक पे। 12th वीक पे हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस पे फंडल लेंथ देखने को मिलेगी। उसके बाद अम्बलाइकस पे 24 वीक, जिफॉइड प्रोसेस पे हमें मिलेगी 36 वीक पे। इन केस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1/3 बिलो द अम्बलाइकस फंडल लेंथ कितना होगा, कौन से वीक पे देखा जाएगा, तो वी विल आंसर 20th वीक। ठीक है, 2/3 ऑफ बिलो अम्बलाइकस 16 वीक। ठीक है, तो दिस विल बी द फंडल लेंथ। इस इन वीक पे जेस्टेशनल एज की इन वीक पे हमको कहाँ कौन से पे देखने को मिलेगी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन।
कि उसने बोला कि जो क्लाइंट की मेजरिंग है वो लार्ज है, मतलब ज़्यादा है उसकी जेस्टेशनल एज से, लेकिन जो क्लाइंट नेक्स्ट है द क्लाइंट इज मेजरिंग स्मॉल फॉर द जेस्टेशनल एज, कि उसकी जो जेस्टेशनल एज है उसके हिसाब से छोटी है, कम है, मतलब जेस्टेशन ये फंडल लेंथ, ठीक है। द क्लाइंट इज मेजरिंग नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज, हाँ ये नॉर्मल मानी जाती है। क्यों? अगर आप जेस्टेशनल एज हमें दे दिया 28 वीक, ये फॉर्मूला हमारे पास है, +2 करेंगे तो ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं फंडल लेंथ को निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा कि क्लाइंट इज मेजरिंग नॉर्मल फॉर जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is performing an assessment on a client who is suspect that she is pregnant. एक क्लाइंट को असेस कर रही है हमारी नर्स, और वो क्लाइंट जो है वो बता रही है कि वो ऐसा सस्पेक्ट करती है कि नर्स जो है वो ऐसा सस्पेक्ट करती है कि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, एंड इज चेकिंग द क्लाइंट फॉर प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, और वो क्लाइंट को चेक कर रही है पॉजिटिव साइंस की तरफ, यानी कि प्रेगनेंसी साइंस को जो है ऑब्जर्व करना चाह रही है। द नर्स शुड असेस ऑफ विच प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जो नर्स है वो ऐसे कौन कौन से प्रोबेबल साइन जो है प्रेगनेंसी के ऑब्जर्व कर रही है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कौन कौन से हैं हम ऑप्शन में देख के कौन से हमें लग रहा है वो सब कुछ हमें सिलेक्ट करने हैं। बलॉटमेंट, बलॉटमेंट होता है प्रेगनेंसी में, बलॉटमेंट होता है हमारा रीबाउंडिंग ऑफ fetus against examiner fingers on palpation. बेलॉटमेंट एक दो टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। तो बेलॉटमेंट क्या होता है कि जो रीबाउंडिंग है, रीबाउंडिंग हो जाती है फीटस की पैल्पेशन करने के टाइम पे, जो हम एग्जामिनर है उसकी फिंगर से अपोजिट हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटेराइन एनलार्जमेंट, ऑब्वियसली यूटेराइन एनलार्जमेंट तो होगा ही। नेक्स्ट इज चैडविक साइन, चैडविक साइन क्या हो जाता है, वॉयलेट कलरेशन of mucous membrane of cervix, यूबुला, ठीक है। तो चैडविक साइन क्या होता है, वॉयलेट कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सर्विक्स एंड यूबुला, ठीक है। फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय अ नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये नहीं होगा क्योंकि हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, फीटोस्कोप से भी हम करते हैं, लेकिन शुरू में ही तुरंत हमें फीटल हार्ट रेट नहीं सुनने को मिलती है, ऑस्कल्टेट नहीं होती है, इसलिए हम इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आउटलाइन ऑफ फीटस वाया रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी, शुरू में हमारा कोई मतलब नहीं होता है कि अल्ट्रासाउंड में या किसी भी चीज में जो है पेशेंट का कोई या फीटस का कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो इस क्वेश्चन में पूछा था कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन क्या हो सकता है, तो पहला हमारा बेलॉटमेंट होएगा, यूट्राइन एनलार्जमेंट होगा, चैडविक साइन होगा और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज a pregnant client is seen for a regular prenatal visit and tell the nurse that she is experiencing irregular contraction. उसने एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, वो रेगुलर प्रीनेटल विजिट के लिए आती है और उसने नर्स को ये बताया है कि वो एक्सपीरियंस करती है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस,
ठीक है, द नर्स डिटरमाइंस दैट शी इज एक्सपीरियंसिंग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, उस नर्स ने बताया कि आपको जो है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग विच नर्सिंग एक्शन इज एप्रोप्रिएट। इस फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग, ये कि नर्स ने बता दिया कि आपको ये वाले कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या ऐसी नर्सेज एक्शन होगा जो एप्रोप्रिएट होता है इस सिचुएशन पे, क्या बेटर। देखते हैं ऑप्शन, कॉन्टेक्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलो, नहीं, क्यों, अभी बताती हूँ। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी, नहीं, बेड रेस्ट हम उसको नहीं एडवाइस करेंगे। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट दीज कॉन्ट्रैक्शन आर कॉमन एंड मे अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। हाँ, हाँ, तो हमारा ये जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, और नॉर्मल होने के साथ साथ ये इर्रेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं, और ये कुछ हमारी हमको हार्म भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम पेशेंट को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि दैट दीज कॉन्ट्रैक्शन आर कॉमन, ये बहुत कॉमन है, एंड मे अकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और ये पूरी प्रेगनेंसी में हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client arrives at the clinic for the first prenatal assessment। एक client आती है हमारे पास first prenatal assessment के लिए। she tells the nurse that the first day of her normal menstrual cycle period was October 19, 2018। ठीक है, using Nagli's rule, which expected date of delivery should the nurse document in the client's chart। अब हमारे पास एक पेशेंट आती है, वो बताती है कि मुझे लास्ट नॉर्मल, जब मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी उसमें लास्ट जो पीरियड्स आए थे वो उसको आए थे अक्टूबर 19, 2018। तो अब हमें नैगल्स फॉर्मूला यूज करके उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसको हमें बतानी है। तो इनमें से हमें क्या यूज, कौन सी ऑप्शन सही जाएगा, तो उससे पहले हमें नैगल्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें जो लाइक अक्टूबर 19, 2018 हमको क्वेश्चन में दिया है, तो नैगल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें माइनस करने हैं 3 मंथ्स प्लस 7 डेज, 7 डेज हमें प्लस करने हैं, एंड प्लस 1 ईयर, 1 ईयर हमें प्लस करना है। तो अगर हम अक्टूबर में देखें तो हमको क्या करना है, माइनस करना है क्या, अक्टूबर में से 3 महीने हमें पीछे चले जाना है, लाइक जुलाई आ जाएगा, जुलाई आया। अब 19 में हमें 7 प्लस करना है, क्या आएगा 26 और 2019, 1 साल बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये होता है हमारा नैगलिस फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको यूज करके हम ईडीडी कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is collecting data during an admission assessment of a client who is pregnant with twins। एक नर्स है जो कलेक्ट कर रही है डेटा उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो द क्लाइंट हैज अ हेल्दी 5-year-old चाइल्ड। जो क्लाइंट है उसके पास ऑलरेडी एक 5 साल का हेल्दी बच्चा है। ठीक है, who was delivered at 38 week and tells the nurse that she does not have a history of any type of abortion or fetal demise। Using Getpal score, what should the nurse document in the client's chart। अब हमें जेटपाल स्कोर का यूज करके हमें पेशेंट का जेटपाल स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी से हमारा क्या होता है, ग्रेविडा,
ग्रेविडा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, लाइक कितनी बार वो कंसीव कर चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज टी, टी फॉर टर्म। टर्म मीन्स अगर मोर देन 38 वीक्स से ज्यादा, हाँ मोर देन, मोर देन 38 वीक्स, ठीक है, तो वो हमारा टर्म में काउंट होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा पी, पी इज प्री टर्म। प्री टर्म इज लेस देन 38 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ए, ए स्टैंड्स फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन लाइक जी किसी ने 22 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज ही क्रॉस ना किया हो, ठीक है, कि कोई लेडी है जिसने कंसीव किया और उसकी प्रेगनेंसी 22 वीक से पहले ही अबॉर्ट हो गया है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं अबॉर्शन में, ठीक है। एल इज लाइव, लाइव मीन्स लिविंग चिल्ड्रन, जो अभी उसके पास हेल्दी है, लिविंग चाइल्ड, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि एक लेडी आई है कि जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है और वो बता रही है कि ट्विंस के साथ वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बता रही है कि उसके ऑलरेडी एक और बच्चा है, तो जी हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है विथ ट्विंस एंड शी इज ऑलरेडी हैविंग 5-year-old हेल्दी चाइल्ड, ठीक है। ओके देन हाँ, उसने ये भी बताया है कि वो 38 वीक पे हुआ था, मतलब टर्म पे हुआ है वो बच्चा, ठीक है। तो T1 हो जाएगा। T1 कैसे होगा कि जो उसका 5 साल का बच्चा है वो 38 वीक पे हुआ था, तो हम इसको टर्म काउंट करेंगे, ठीक है। टेल्स द नर्स दैट शी डज नॉट हैव एनी अबॉर्शन हिस्ट्री, तो उसकी कोई अबॉर्शन हिस्ट्री नहीं है, प्री टर्म कोई हिस्ट्री नहीं है, तो G2, T1, P0, A0 एंड लाइव 1, दिस विल बी द आंसर। लेट्स सी कौन सा, हाँ, तो B इज द आंसर। G2, T1 प्री टर्म कोई भी नहीं है, अबॉर्ट उसका कोई नहीं हुआ, और 5 साल का उसका एक लिविंग चाइल्ड ऑलरेडी उसके पास है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। हमारे पास बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती है कि जिसको हमें पता ही होना चाहिए। तो एक वुमेन है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमी ग्रेविडा, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, प्रीमी ग्रेविडा। एंड मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा क्या होता है कि जिसने 2 से 3 बार कंसीव किया है। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा होती है मोर देन और इक्वल टू 4 टाइम उसने क्या किया है? कंसीव किया है, ठीक है। और एक होता है नल्ली पैरा, नल्ली पैरा इज जिसने कभी कोई कंसीव किया ही नहीं है, 0 टाइम, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती है जो हमें पता होना चाहिए। तो अगर कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट हुई है पहली टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे प्रीमी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन हु इज डिलीवर्स ट्विंस इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। एक वुमेन है जिसने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ट्विन डिलीवर करा है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसका ग्रेविडा ऑब्वियसली 1 है क्योंकि उसकी पहली प्रेगनेंसी थी, लेकिन अगर ट्विन उसने डिलीवर करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ग्रेविडा अलग अलग काउंट करेंगे, नहीं, हम उसकी प्रेगनेंसी भी एक ही काउंट करेंगे, ग्रेविडा भी एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविडा 1 एंड पैरा 1, दिस विल बी द करेक्ट आंसर,
ठीक है। नेक्स्ट इज अ वुमन हु हैज गिवन बर्थ 5 times और मोर इज कॉल्ड ग्रैंड मल्टीपैरा। एक वुमेन जिसने 5 बार या 5 से ज्यादा बार बेबी को बर्थ दिया है तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरा। पैरा इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इज ग्रेविडा। एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, नहीं, इसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गॉन बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यस। पैरा क्या होता है कि एक वायबिलिटी पीरियड होता है, हम वायबिलिटी पीरियड को लेके चलते हैं 22 वीक्स, ठीक है। अगर इससे पेशेंट की जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन है उसने क्रॉस कर दी है 22 वीक्स तो वो जाएगा हमारा पैरा में। लेकिन अगर 20 वीक्स से पहले उसको कोई प्रॉब्लम हुई और हमारा जो है अबॉर्शन हो गया है तो वो अंडर अबॉर्शन में काउंट होगा, ठीक है, वो पैरा काउंट नहीं होगा। तो जो पैरा होता है वो होता है नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गोन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। नेक्स्ट, अ फीमेल हु हैज गिवन बर्थ टू 1 वायबल चाइल्ड इज टर्म्ड एज, कि एक फीमेल है जिसने एक बर्थ दिया है एक वायबल चाइल्ड को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रीमी पैरा। कि एक बर्थ दिया है और वायबिलिटी क्रॉस कर दी है तो वो जाएगा हमारा प्राइमी पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा वुमेन इज, ठीक है। तो अगर हमारी ऐसे कोई फीमेल है जिसकी एज जो है मोर देन 35 ईयर्स है और उसने इन 35 ईयर्स में कभी कंसीव किया ही नहीं, 35 के बाद कंसीव किया है, तो उसको हम काउंट करेंगे एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा वुमेन में, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 35 तो है नहीं, तो वी विल नॉट कंफ्यूज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसके आसपास की हमें वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा यहाँ पे 30 ईयर्स है तो हम 30 ईयर्स को प्रायोरिटी देंगे अगर हमारे पास 35 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 35 से ज्यादा एज की उम्र में अगर किसी ने फर्स्ट टाइम या मतलब फर्स्ट टाइम किसी को बर्थ दिया है बच्चे को तो उसको हम इस कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pregnant woman during her first antenatal visit, she has a 2-year-old born in 40 weeks। एक वुमेन आई है हमारे पास फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के लिए, उसने बताया कि शी हैज अ 2-year-old सन जो 40 वीक्स के बाद हुआ था, यानी कि उसने जो है टर्म पे पैदा हुआ है वो। A 5-year daughter born in 38 week, a 7-year twin daughter born in 35 week, a 3-year ago she had a spontaneous abortion in 10 week of gestation using the Jitpal format. Which of the following is the correct documentation, ठीक है। तो हमको इसका गिटपाल स्कोर जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एंटीनेटल विजिट के लिए आई है प्रेग्नेंट वुमेन, G1 हो गया है, ठीक है। शी हैज 2-year-old सन, उसके पास एक 2 साल का बच्चा है, एक 5 साल की डॉटर है और एक 7-year ट्विन डॉटर्स भी है। तो 1 की वो प्रेग्नेंट है, 2 की उसके पास ये है 2 साल का, 5 साल का और फिर इसके पास ये 2 और है। तो जी हमारा हो जाता है 1 2 3 4। और ये भी बताया है कि क्या है, उसका 3 साल पहले एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया था, तो G5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि टर्म,
उसके टर्म पे कितने बच्चे हुए हैं। टर्म पे हमारा आ जाता है 40 वीक्स टर्म है, 38 वीक टर्म है, 35 इज प्री टर्म। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा टर्म 2। प्री टर्म आ जाएगा हमारा, प्री टर्म क्या हो जाएगा कि इसने बताया कि इसके ये जो ट्विंस है 2, ये हुए थे 35 पे, तो हमारा ये प्री टर्म आएगा 1। और स्पॉन्टेनियस इसका एक अबॉर्शन भी हो गया है, तो अबॉर्शन हो गया 1। एंड लाइव कितने हैं उसके पास, 1 2 ईयर सन, 5 ईयर डॉटर, 7 ईयर ट्विंस। ठीक है, तो चार बच्चे उसके क्या है, लाइव है। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ, G5 T2 P1 A1 L4, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम उसी पैटर्न का एक और है। मिसेस पूनम वॉज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिलीवर्ड अ लाइव बेबी एट 35 वीक्स। एक पेशेंट प्रेग्नेंट थी जिसने एक बच्चा जो है डिलीवर करा 35 वीक्स में। When the child become 3 year old, जब वो बच्चा 3 साल का हुआ, she was pregnant again, वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, but had a miscarriage at 12th week, उसका मिसकैरेज हो गया 12th वीक पे। Then a new mother later, then a few months later, she became pregnant again and gave birth at 39 week. What is the obstetrical score of Mrs. Poonam using जटपाल सिस्टम? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसेस पूनम जो है वो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, उनका प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने एक बेबी को डिलीवर करा जो हुआ था 35 वीक्स पे। ठीक है, G1 हमारा काउंट हो जाता है। व्हेन जब वो बच्चा 3 साल का हुआ, वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई लेकिन मिसकैरेज हो गया, तो G2 काउंट हो गया है। देन अ फ्यू मंथ्स लेटर शी बिकेम प्रेग्नेंट अगेन, तो G3 हो जाता है हमारा। ठीक है, G3 हो गया। अब हम देख लेते हैं टर्म पे उनको कितने बच्चे हुए हैं। टर्म उनका सिर्फ एक ही बेबी टर्म पे पैदा हुआ है, दैट इज 39 वीक, तो टर्म हमारा 1 हो जाता है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर प्री टर्म। प्री टर्म पे कौन कौन कितने बच्चे हुए हैं, प्री टर्म पे 35 वीक पे उनका एक ये बेबी हुआ था, तो ये जाएगा प्री टर्म में। एंड हाँ, बस यही एक बच्चा है जो जाएगा प्री टर्म में, और उनका अब मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो वो जाएगा अबॉर्शन में, क्योंकि हम 22 वीक से पहले मिसकैरेज होगा तो वो अबॉर्शन काउंट होता है। ठीक है, लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं उनके पास, एक वो लिविंग चिल्ड्रन है जो 35 वीक पे हुआ था, शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन एंड मिसकैरेज, ये नहीं है। देन हाँ, फिर उसने एक बेबी को बर्थ दिया था 39 वीक पे, तो उसके पास कितने हैं, 2 लिविंग चाइल्ड है। तो ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन में है, हाँ, G3 T1 P1 A1 एंड L2, यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। MTP मेथड adopted in first trimester of pregnancy include medical termination policy। MTP एक्ट जो है उसको देखते हुए कौन कौन से मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मैफेस्ट्रॉन क्या मतलब होता है कि मैफेस्ट्रॉन यूज होता है कि हम ब्लॉक कर देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन को। प्रोजेस्ट्रॉन को ब्लॉक कर देते हैं, जो हमारी प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो हमारा हेल्प करता है, यूट्रस हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर यूट्रस में कम हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन, तो जो यूट्रस का कंटेनिंग फीटस है या जो भी है, तो वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। यूट्रस से बाहर आ जाएगा। ठीक है,
और ये होता है मिस प्रोस्टल। इसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को हम यूज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करके जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। फिर है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। नेक्स्ट इज डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ये सब के सब ऐसे प्रोसीजर है जिनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज करके एमटीपी के देखते हुए, इसके रूल्स रेगुलेशन देखते हुए हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये है, सारे ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन अंडर एमटीपी एक्ट इज। ऐसी कौन कौन सी इंडिकेशन है एमटीपी एक्ट के जो इंडिकेशन है उसको देखते हुए कि हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। कौन कौन सी इंडिकेशंस है, टू सेव द लाइफ ऑफ मदर, यस। सोशल इंडिकेशन, यस, कि हमारी जो है किसी तरीके से, इस तरीके से कोई सोशली हार्म ना हो, तो उस चीज को भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट इज यूजेनिक। यूजेनिक क्या होता है कि जो फीटस है उसे किसी भी टाइप का मेंटल या फिर फिजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारा फीटस, जो हमारा बेबी है प्रेग्नेंट वुमेन के पेट में, अगर उसको लगता है यूजेनिक कुछ हो रहा है, तो भी हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। वो आता है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी सब ऑप्शन सही है, तो हमारा डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। कौन से ईयर में हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया था, या लाइक हमारे उसमें आ गया था ये रीच में, कि हमें बता दिया गया था कि ये एक नया एक्ट बना है और इसको हमें फॉलो करना है। तो वो हुआ था 1972 में, ठीक है। 1971 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। 1972 में इन फोर्स आ गया था। 1975 में रिवाइज हुआ था एंड 2021 में भी कुछ चेंजेस लाए गए थे, ठीक है। तो इन फोर्स में जब आया तो 1972 में आया। नेक्स्ट इज सॉरी, in which year medical termination of pregnancy act was enacted by the Indian Parliament? तो that is 1971. Okay, थैंक यू। और आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन मैं लेके आई थी। डेली कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लगेंगे कि आप लोगों को कराने हैं, तो वो हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, कोई किसी बात का कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। बढ़िया से नॉर्सेट को देना है, बढ़िया नॉर्सेट क्रैक करके हम लोग नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। और इन सब से रिलेटेड क्वेरीज, क्लासेस से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे नोट्स है, क्वेश्चन है, पीडीएफ्स है, वो सब आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आराम से मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।